नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों द हिंदू के इश्यूज हैं। सबसे पहला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्या पुराने जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए, अगर कर देना चाहिए तो क्यों, और क्यों उनको नहीं बंद करना चाहिए। दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरे नंबर पे आर्टिकल जो है, देखो अभी जो डिसीजन आया ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का केरन एनर्जी के पक्ष में और पहले वोडाफोन के पक्ष में, तो इंडिया का स्टैंड ये रहा है दोनों फैसलों पर कि इंडिया के पास सोवरेन राइट है टैक्स लगाने की, कि इंडिया में कितना टैक्स लगेगा, कब लगेगा, ये सारा कुछ इंडिया के पास पावर है डिसाइड करने की। तो इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ज़्यादा पॉइंट्स तो इस आर्टिकल में निकलते नहीं, 2-3 ही पॉइंट निकलते हैं, उनको निकाल के हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल अफगानिस्तान की सिचुएशन से संबंधित है। काफ़ी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं अफगानिस्तान से संबंधित। अब तो देखो अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बात करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुराने कोल पावर प्लांट्स को बंद करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो पिछले साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था, ये जो पुराने कोल पावर प्लांट है ना, इनको बंद कर दो। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं ना, बहुत एमिशन करते हैं, बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए इनको बंद कर दो। काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ भी हैं जो ये बोलती हैं कि 25 साल से पुराने अगर कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है तो इसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, इन पुराने कोल पावर प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है ना, बहुत कम हो जाती है। यानी ये ज़्यादा कोयला कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो ज़्यादा कोयला कंज्यूम करेंगे तो कोयले की खपत ज़्यादा होगी ना। कोयला अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और एमिशन भी तो होता है ना। पुराने कोल पावर प्लांट से एमिशन ज़्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इश्यूज तो हैं ही अगर एमिशन बढ़ता है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो पोल्यूशन कम करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए इन पुराने कोल पावर प्लांट्स में। लेकिन देखो, अगर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है इन पुराने कोल पावर प्लांट्स में, तो बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑलरेडी महंगी इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहे थे, ऊपर से आपने पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट भी लगा दिया, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है ना, इन्हें बंद कर दो। इसी लाइन पे चलते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC ने अलाउ कर दिया दिल्ली की BSES जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इस कंपनी को अलाउ कर दिया CERC ने कि आपका इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने का 25 साल पुराना जो एग्रीमेंट है ना NTPC दादरी के साथ में, वो जो एग्रीमेंट है अब आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब सरकार सीरियस है पुराने कोल पावर प्लांट्स को बंद करने को लेके। लेकिन देखो इसके बाद राइटर एक दूसरा पक्ष भी बयां करते हैं। दूसरे पक्ष में राइटर ये बोलते हैं, देखो सारे के सारे जो कोल पावर प्लांट्स है ना पुराने, ऐसा नहीं कि सभी की सभी ही महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पुराने कोल पावर प्लांट्स तो ऐसे हैं जो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है रिहांद, सिंगरौली, दोनों यूपी में हैं। विंध्याचल मध्य प्रदेश में जो कोल पावर प्लांट है, ये तीनों के तीनों पावर प्लांट्स 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अभी पिछले दिनों ही इन्होंने 31वें जन्मदिवस का बर्थडे का केक काटा है। लेकिन देखो फिर भी ये जो पावर प्लांट्स हैं ना, वो 1.7 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम बात करें, क्वेश्चन उठता है कैसे, मतलब इनके पास कौन सा जादू है, ये पुराने होते हुए भी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसका आंसर है लोकेशनल एडवांटेज। इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कोल सोर्स के नज़दीक हैं, मतलब जहां पे ये कोल पावर प्लांट्स है ना, उनके आसपास कोयला मिलता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है।
नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं देखो ये बात सच है कि पुराने कोल पावर प्लांट्स को बंद करने से सेविंग तो होगी, लेकिन ये भी देखना है ना कितनी होगी। सेविंग होगी एनुअली 5,000 करोड़ से कम। अगर 25 साल पुराने कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है तो 5,000 करोड़ से कम एनुअली सेविंग होगी, जो कि देखो टोटल पावर जनरेशन कॉस्ट का सिर्फ 2% है। इवन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे देखो मान लीजिए एनटीपीसी ने कर्ज ले रखा है, उस डेट रीपेमेंट के लिए भी जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सेविंग सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो कुछ पुराने कोल पावर प्लांट्स तो ऐसे भी हैं ना जहां पर अगर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो एवरेज से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर ऐसे पुराने कोल पावर प्लांट्स को बंद करने का क्या फ़ायदा। मतलब एक दिक्कत ये थी ना, ये एमिशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दिया तो फिर एमिशन कम होगा। बावजूद इसके अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोड्यूस हो रही है तो उनको क्यों बंद किया जाए ना, फिर तो कोई भी लॉजिक नहीं है उनको बंद करने का। नेक्स्ट पॉइंट, देखो वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी अब हमारे देश में काफ़ी प्रोड्यूस होने लगी है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ना अभी भी स्टेबल होने में टाइम ले रही है। तो कई बार लोड काफ़ी ज़्यादा आ जाता है ग्रिड पर। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं ना, ये स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत कम। तो इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनको बंद कर दिया गया तो कुछ स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले सोचना चाहिए इनको बंद करने से पहले। ऐसा नहीं कि कोई राज्य जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से जूझने लगे अगर इनको बंद कर दिया गया। तो कंक्लूजन में क्या कहा जाता है? कंक्लूजन में कहा जाता है देखो ये सीधा सीधा ये बोलना कि जितने भी पुराने 25 साल पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, ये सही नहीं है। आप गहराई में जाके केस बाय केस बेसिस पे देखिए। आप हर एक इंडिविजुअल प्लांट के टेक्निकल, इकोनॉमिक और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। भाई कौन सा जो पुराना कोल पावर प्लांट है वो वाइबल हो सकता है। आप ये भी देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी बढ़ रही है या फिर घट रही है। रिन्यूएबल एनर्जी कंसिस्टेंटली एक थ्रेशोल्ड लेवल तक प्रोड्यूस हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है, तब जाके आप डिसीजन लीजिए। मतलब ये फैसला आप सभी पुराने कोल पावर प्लांट्स पे अप्लाई करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल पुराने कोल पावर प्लांट को आप ध्यान से देखिए, तब जाके ये डिसाइड कीजिए कि इस कोल पावर प्लांट को बंद करना है या फिर नहीं करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान से संबंधित है। अफगानिस्तान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। विवेक कारजूम जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। देखो अफगानिस्तान में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। पहले हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे उनमें ये कहा गया था कि अभी तक तालिबान ने किसी प्रोविंशियल कैपिटल पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन आज हालात चेंज हो चुके हैं। ये जो लाल रंग वाले डॉट्स आप देख रहे हो, ये सारी प्रोविंशियल कैपिटल्स पर अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जरांज तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। जरांज डेलाराम हाईवे का निर्माण इंडिया ने ही करवाया है। इसके अलावा कुंदूज, सारेपोल और सिबारघन, ये सारे के सारे जो शहर हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, अब इन पर तालिबान का कब्जा हो गया है। और कई सारी प्रोविंशियल कैपिटल्स को लेकर लड़ाई चल रही है, जैसे लश्करगाह है। लश्करगाह और कंधार को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। मतलब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं अफ़गानिस्तान में। अगर जल्द ही यूएसए या फिर मेजर कंट्रीज़ ने कुछ नहीं किया कि तालिबान का कब्जा होना अफ़गानिस्तान पर तय है। खैर देखो आज के आर्टिकल में ये कहा जाता है 1985 में जैसी सिचुएशन थी ना, ठीक वैसी ही सिचुएशन इमर्ज होकर आ रही है आज के समय में। 1979 से लेकर 1989 के बीच यूएसएसआर ने इंटरवेंशन किया था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान में आई थी ना, तो इसके खिलाफ इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी। मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया उस समय यूएसए के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा। मुजाहिदीन की डेफिनेशन देखो ये है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को इस्लामिक गुरिल्ला बोलते हैं। इस्लामिक गुरिल्ला मतलब वो जिहाद के काम में लगे हुए हैं। अब बोलते तालिबान वाले मिलिटेंट्स भी, टेररिस्ट भी अपने आप को मुजाहिदीन हैं। मतलब हर कोई अपने आप को मुजाहिदीन बोल देता है। लेजिटिमेसी
प्रूव करने के लिए कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। तो उस समय मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया यूएसए के द्वारा। यूएसए ने देखो पैसे दिए, हथियार दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दिया, पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी, जिसके बेस पर वो यूएसएसआर की फोर्सेस से लड़ पाए और यूएसएसआर के बहुत सारे जवान मारे गए। 1985 की बात है, तब तक यूएसएसआर को यह समझ में आ चुका था। 1985 में गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने थे, उन्हें यह समझ में आ चुका था अफगानिस्तान में हमारी जो फोर्सेस है ना, कुछ नहीं निकलने वाला है, हमें घाटा ही होगा, हमें वहां से निकलने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने एक ट्राई की, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दोषी था यूएसएसआर के अफगानिस्तान में सफल ना होने का। तो गोर्बाचेव पाकिस्तान के डिक्टेटर से मॉस्को में मिले। यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोर्बाचेव ने पाकिस्तान के डिक्टेटर को बोला कि भैया आप इसी प्रकार से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहोगे यूएसएसआर की फोर्सेस के अगेंस्ट, तो इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को समझ में आ गया, ये बोलते बोलते हैं कुछ नहीं करेंगे। डूरेंट लाइन यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको यूएसएसआर नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो यूएसए हमारा साथ देगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता था। इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करना जारी रखा। देखो ठीक वैसी ही सिचुएशन आई 2017 में। 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने ना यूएसए के, तो ट्रंप ने अपनी नई अफगान पॉलिसी के तहत ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पाकिस्तान को गालियां दी। ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा कि हम चुप नहीं रह सकते, पाकिस्तान जो ये तालिबान के मिलिटेंट्स को और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, यानी शरण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, इससे पूरे रीजन को थ्रेट है, हम अब पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर चुप नहीं रह सकते। ये बात ट्रंप ने बोली थी। लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरा? इसका आंसर है नहीं। इसके बाद देखो 2018 में भी जब नया साल आया तो भी ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा कि ये झूठा है पाकिस्तान और धोखा दे रहा है यूएसए को काफी समय से। लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान को लगा ट्रंप सिर्फ कोरी धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी को सपोर्ट करता रहा। मतलब 1980s में यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान में सफल नहीं हो सकी पाकिस्तान की वजह से, और यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान में सफल नहीं हो सकी पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान मुजाहिदीन को सपोर्ट करता रहा। उस समय पाकिस्तान सीधा सीधा काफ़ी सारे मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, अब पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है सीधा सीधा। लेकिन देखो पाकिस्तान एक बात ये नहीं जानता, आप अपने बैकयार्ड में सांप को पालोगे तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सांप जो है आपके पड़ोसी को ही काटेगा, आपको नहीं काटेगा। पाकिस्तान रिलीजियस रेडिकलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इवन इंडिया के अगेंस्ट भी और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी। रिलीजियस रेडिकलिज्म देखो आज के समय में वर्ल्ड में सबसे बड़ी थ्रेट्स में से एक है। आप यार सोच के देखिए, युवा लोगों को माइंड वॉश कर दिया जाता है, जाओ हथियार पकड़ लो, इससे अल्लाह आपसे खुश होगा, स्वर्ग में जगह मिलेगी, हुरे मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या। तो वो सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों से आप कैसे डील करोगे जिनका पूरी तरह से माइंड वॉश हो चुका है, जो पूरी तरह से रेडिकल हैं, लोगों को मार भी रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान आज ये सब दूसरे देशों के अगेंस्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इसकी कीमत धीरे धीरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान में आज के समय में रिलीजियस रेडिकलिज्म काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की सोसाइटी के व्यूज देख लीजिए, ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है, वी सपोर्ट तालिबान। मतलब कैसी सोसाइटी हो गई है तालिबान की। आमतौर पे ये बोला जाता है ना कि लोग वैसे नहीं होते, खराब नहीं होते, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खराब होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट खराब होती है। लेकिन आप सोच के देखिए उस सोसाइटी के बारे में जो तालिबान को सपोर्ट कर रही है, वी सपोर्ट तालिबान, ऐसा तो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में। तो उनकी सोसाइटी कितनी ज्यादा रेडिकल हो चुकी है धर्म के नाम पर पाकिस्तान में। धीरे धीरे पाकिस्तान में जो ये रिलीजियस रेडिकलिज्म है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस दिक्कत तो यही है ना, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पड़ोसी हम चेंज कर नहीं सकते। खैर फिर से आते हैं आर्टिकल की तरफ। 1986 से लेके 88 के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी जबरदस्त, जैसे अभी भी नेगोशिएशन चल रही है ना कि तालिबान के साथ कोई ना कोई डील हो जाए, मतलब तालिबान सत्ता में शामिल हो जाए। उस समय भी चल रही थी। तो उस समय नजीबुल्लाह प्रेसिडेंट बन गए थे अफगानिस्तान के। अब नजीबुल्लाह ने ना कुछ समय के लिए तो होल्ड किया, 3 साल तक नजीबुल्लाह अपनी सरकार चलाते रहे यूएसएसआर की सपोर्ट की सहायता से। लेकिन 1991 में
यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो नजीबुल्लाह की सरकार भी गिर गई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि नजीबुल्लाह यूएसएसआर की सपोर्ट के साथ ही सरकार चला रहे थे। तो नजीबुल्लाह की सरकार गिरने के बाद में विभिन्न जो मुजाहिदीन के ग्रुप थे, जैसे अहमद शाह मसूद का ग्रुप अलग था, दोस्तम का ग्रुप अलग था, तो सबके बीच में आपस में लड़ाई हो गई अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के लिए। 3-4 सालों तक ये लड़ाई चलती रही। 96 में पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 96 से लेकर 2001 तक तालिबान का रूल रहा, उसके बाद यूएसए ने इंटरवेंशन कर दिया। ये पूरी कहानी आपको पता है। आज भी देखो वही सिचुएशन है। बात चल रही है कि कैसे ना कैसे करके एक नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन देखो डिफरेंस ये है, अशरफ गनी ना ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। नजीबुल्लाह तो 3 साल तक सरकार चलाते रहे यूएसएसआर की मदद से, लेकिन अशरफ गनी यूएसए की सपोर्ट से ज्यादा समय तक सरकार चला नहीं पाएंगे, और यूएसए का कोई भरोसा भी नहीं कि वो 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की मदद किस प्रकार से करेंगे। तो अफगानिस्तान में ये सिविल वार स्टार्ट हो जाएगा। जैसी सिचुएशन 91 से लेकर 96 के बीच में थी, वैसी ही सिचुएशन फिर से पैदा हो जाएगी। उस समय भी इंडिया ने प्रयास किया था। वैसे इंडिया ने उस समय नजीबुल्लाह को सपोर्ट किया था, लेकिन उस समय भी इंडिया ने कोशिश की थी कि अफगानिस्तान में सभी ग्रुप्स के साथ कॉन्टेक्ट करके रखा जाए ताकि इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे। आज भी इंडिया की यही कोशिश है। वैसे इंडिया अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तालिबान के साथ भी इंडिया ने कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया है ताकि अगर तालिबान का रूल आ जाता है तो इंडिया के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और यही इंडिया की नीति होनी चाहिए। कंक्लूजन में यही बोला जाता है कि अफगानिस्तान में देखो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अगर सिविल वार स्टार्ट होता है तो फिर अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे। इंडिया का सभी ग्रुप्स के साथ में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इंडिया को वैसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि ये तो तालिबान है, हम इससे बात नहीं करेंगे। इंडिया को मेनली अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, और यही हर एक देश का कर्तव्य होता है। देखो अफगानिस्तान में अब लोगों के साथ में जो कुछ हो रहा है, उनके साथ में हमारी सहानुभूति तो है, बट खुलेआम अगर हम तालिबान का पूरी तरह से विरोध करते हैं तो बहुत सारे सिख, बहुत सारे हिंदू रहते हैं अफगानिस्तान में, उनको मारा जा सकता है तालिबान के द्वारा। अगर इंडिया खुलेआम तालिबान का विरोध करता है तो कल को तालिबान मिलिटेंट्स भेज सकता है। उनके पास तो 55,000 की फोर्स हैं। अगर सीधे सीधा इंडिया तालिबान के साथ दुश्मनी मोल ले लेता है तो फिर तालिबान अपने मिलिटेंट्स को भेजेगा इंडिया में, कश्मीर में, तो इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट ऊपर रख के सोचना पड़ेगा, जो कि सभी देश करते हैं। यह आर्टिकल में बोला जाता है। लास्ट आर्टिकल सोवरेन राइट टू टैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हाल ही में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले आए ना इंडिया के रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अगेंस्ट, तो सरकार ने एक बात ये बोली कि देखो इंडिया में जो टैक्स लगेगा या जो टैक्स हटेगा, पूरा का पूरा जो अधिकार है ये तय करने का सरकार के पास है कि हम जो मर्जी टैक्स लगाए, जो हटाएं। ये इंडिया की सोवरेन पावर है, ये इंडिया का स्टैंड है। तो इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में टैक्स लगाना सरकार का एक सोवरेन राइट है। इंडिया की मर्जी चलेगी और किसी की मर्जी नहीं चलेगी। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपनी पुरानी जजमेंट्स में माना भी है। जैसे ये सारी पुरानी जजमेंट्स हैं, आइजर वर्सेस स्पेन, एल पासो वर्सेस अर्जेंटीना, रेंटा 4 वर्सेस रशिया। ये कुछ कंपनीज और विभिन्न देशों की सरकारों के साथ विवाद हुए थे ना, तो सब में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने माना कि देखो ये किसी भी देश का सोवरेन राइट है टैक्स लगाना या फिर हटाना। बट यहाँ पे देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो कोई भी सरकार जब टैक्स लगाती है ना, कम से कम लीगल सर्टेनिटी तो होनी चाहिए ना। मतलब कि आप रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगा सकते, आगे के लिए आप कुछ भी टैक्स लगा दो। जैसे अब देखो कोई कंपनी है, कोई कंपनी आपके देश में इन्वेस्ट करती है तो बहुत कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करती है कि इंडिया में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, इंडिया में इन्वेस्ट करने से हमारा वैसे इनपुट पर इतना कॉस्ट आएगा और ये हमें प्रॉफिट होगा। सब कुछ कैलकुलेशन करके कोई कंपनी आती है। लेकिन आप तो ये बोल दो कि नहीं, पास्ट में जो आपके ऑपरेशंस थे उस पर भी हम टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। अरे जो कुछ हो चुका है उस पर आप टैक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो? फ्यूचर में आप बेशक अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया को ये बात समझनी चाहिए, सोवरेन पावर तो है इंडिया के पास टैक्स लगाने की, लेकिन लीगल सर्टेनिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये हमने पूरा इश्यू डिस्कस किया सोवरेन राइट टू टैक्स से संबंधित।
हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।